वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं माइक्रोबायोलॉजी में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि देखो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत वास्ट है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मल, देखो छोटी सी बात बताती हूँ। कोई भी एक पॉपुलर, कोई मान लो ये कंट्री है, ठीक है, इसमें कोई एक जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा डिजीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उस चीज़ की स्टडी करना कि कौन सी डिज़ीज़ किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रही है, उसकी स्टडी करना, ताकि आगे जाके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, उसी को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ कहाँ पे स्प्रेड हो रही है, उस डिज़ीज़ की वजह से कितने लोग मर चुके हैं, कितनी मॉर्टेलिटी रेट है उससे, कितने लोग बच रहे हैं, कितनी बर्थ रेट है वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब मेनली मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग डिजीज़ से अफेक्टेड हैं और कितनी वहाँ पे डेथ हुई, उसकी स्टडी को पढ़ना एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। कभी भी आप लोग नेट पे सर्च करना एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वहाँ पे क्या आएगा कि लास्ट 4 ईयर में इतने लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर चुके हैं और इतने लोग ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, तो यही सारी की सारी कितनी डेथ रेट है, कितनी बर्थ रेट है, कितनी रिकवरी रेट है किसी पॉपुलेशन में, उस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन और द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट, मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिटरमाइन करना और वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड यूज दिस डाटा टू कंट्रोल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी तो आपको लोगों को समझ में आया होगा, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग डिजीज से अफेक्टेड हैं उसको स्टडी करना, ताकि उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सके। अब हमारे डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, डिजीज़ फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़, इन सब की हेल्प से हम एपिडेमियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एम। एपिडेमियोलॉजी का क्या एम होता है, एम हो गया हमारा, एप्लीकेशन हो गई, वो क्या होती है। देखो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डिज़ीज़ देख रहे हैं कि किस स्टेट में कौन सी डिज़ीज़ अफेक्टेड है। तो नॉर्मल एम क्या हो सकता है कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना, डिज़ीज़ को ट्रीट करना, उसकी रिकवरी रेट बढ़ाना और उसको बढ़ने से रोकना। ठीक है, यही तो हमारे मेन एम होंगे ना, उसी को घुमा फिरा के यहाँ पर लिखा गया है, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ इन कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कि कौन कौन से लोग डिजीज़ से अफेक्टेड हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ये हो गया हमारा। टू प्रमोट इफेक्टिव हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कम्युनिटी, अगर हम किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया फिर उसका ट्रीटमेंट भी तो निकालेंगे ना, तो वही है हेल्थ को मेंटेन करवाना किसी भी कम्युनिटी में, वेलबींग की। नेक्स्ट क्या है, स्टडी हिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी स्टेट में डिजीज़ बढ़ रही है तो उसकी पुरानी हिस्ट्री देखना कि पहले भी वो लोग डिजीज़ से अफेक्टेड थे कि नहीं। अगर पहले भी वो अफेक्टेड थे मतलब उनके अंदर इम्यूनिटी होगी, ठीक है, उस डिजीज़ का प्लाज्मा होगा जिसकी हेल्प से मेडिसिन को बनाना ईजी हो जाएगा। फिर क्या है, मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विस, मतलब जो हेल्थ सर्विस होती है ना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस देखना। अगर देखो ये स्टेट है, यहाँ पर लोग डिजीज़ से अफेक्टेड है, अब उनको वैक्सीनेशन दे दी गई है, अब देखेंगे जो लोग डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं हैं उनको भी वो डिजीज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो पता चलेगा ना कि हमारी वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वही है मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विस। टू स्टडी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी मतलब डेथ रेट, मॉर्बिडिटी मतलब कितने लोग डिजीज से अफेक्टेड हैं वो वाली रेट, और मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, उनको स्टडी करना। आइडेंटिफाई ग्रुप्स नीडिंग स्पेशल अटेंशन, मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। प्रेगनेंसी वाला केस हो गया, बर्थ हो मतलब कि बेबी जो होते हैं वो वाला केस हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस देखना जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, वो भी हम एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। अब क्या आते हैं, देखो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं ना हम यहाँ पे, उस स्टडी के अंदर भी छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे 3 मेन वर्ड्स होते हैं जहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक।
पेंडेमिक। कोरोना की वजह से मुझे तो लगता है सभी को पता होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। देखो, एंडेमिक क्या होता है, कोई भी एक जगह, देखो ये हमारे मान लो एक ये पूरी कंट्री है, ये पूरा वर्ल्ड मान लो वर्ल्ड है, यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मान लो इस जगह पे और इस जगह पे ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस जगह पे, तो मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे मलेरिया ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये ट्रीट भी हो सकता है। तो वही हो गया, अगर कोई भी डिजीज़ किसी एक पॉपुलेशन तक सीमित है, ठीक है, फैल भी रही है लेकिन बहुत ज़्यादा रेट से नहीं फैल रही और वो ट्रीट भी हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। कोई भी डिजीज़ हो रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन में ही हो रही है, वो भी एनवायरनमेंट की वजह से या फिर किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एक ही जगह पे हो रही है, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक, ठीक है। अब हमारा एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होगा, देखो अब हमारा एंडेमिक किसकी वजह से हो रहा था, एनवायरनमेंट की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही हो रहा था वो, ये सिर्फ अगर हमारा मलेरिया हो रहा है तो यहाँ पे ही हो रहा है, मलेरिया दूसरी कंट्रीज़ में नहीं फैल रहा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से हो रहा है। लेकिन एपिडेमिक में क्या होता है, अगर किसी एक जगह पे कोई डिजीज़ स्प्रेड है, तो अगर वो डिजीज़ पूरी की पूरी उस स्टेट में उस जगह पे स्प्रेड हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। ये पूरी कंट्री है, कंट्री में ये हमारे स्टेट्स हो गए। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई डिजीज़ आई, अभी इस कंट्री इस हमारे स्टेट के लिए क्या होगा, ये एपिडेमिक, इस डिजीज़ को क्या बोला जाएगा, एपिडेमिक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट के लिए वैलिड है। लेकिन अगर वो डिजीज़ इस स्टेट से दूसरी जगह पे फैल गई, यहाँ पे भी फैल गई, यहाँ पे भी फैल गई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई, तो इसको क्या बोला जाएगा, पेंडेमिक। तो एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक एक ऐसी डिजीज़ होती है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होती है, एंडेमिक की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर नहीं लिखा एंडेमिक। कोई एक ऐसी डिजीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए है, वो उस एनवायरनमेंट की वजह से है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फैलती भी नहीं है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है जो फैलती नहीं है। किसकी वजह से होती है, ये उसी स्टेट उसी पॉपुलेशन की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, ठीक है, एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से। लेकिन एपिडेमिक क्या होता है, कोई ऐसी डिजीज़ जो किसी स्टेट में हो रही है और वो कॉन्टेजियस है और वो दूसरी जगह पे फैल रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उस डिजीज़ को क्या बोला जाएगा, एपिडेमिक। लेकिन पैंडेमिक क्या होगा, जब वो डिजीज़ अपनी जगह से पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, तो उस डिजीज़ को क्या बोला जाएगा, पैंडेमिक, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा मान लो यही पूरी कंट्री है, इस कंट्री की एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मलेरिया फैल रहा है, लेकिन मलेरिया नियर बाय एरिया में नहीं फैल रहा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एंडेमिक, सिर्फ यहीं पे है और अपने आप सही भी हो जा रहा है और यहाँ पे होता भी जा रहा है, कम भी होता जा रहा है, अपने आप ही उसी कंट्री में होता जा रहा है ये, तो ये क्या होगा, एंडेमिक। लेकिन अगर कोई डिजीज़ है, मान लो कोरोना ही हो गया, ये पहले यहाँ पे हुआ, मान लो ये दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए कोरोना क्या होगा, एपिडेमिक। लेकिन अगर वो कोरोना पूरे कंट्री में फैल गया तो उस कंट्री के लिए हो जाएगा कि वो कोरोना पेंडेमिक, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। एंडेमिक क्या होता है, डिजीज़ आउटब्रेक दैट इज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, कि वो उस जगह पे हो ही रही है, कंसिस्टेंटली हो ही रही है, लेकिन इसी जगह पे वैलिड है ये, और कहीं नहीं जा रही, इसी जगह पे वैलिड है ये, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक। जैसे मलेरिया, काफ़ी एरिया में मलेरिया बहुत कॉमन होता है। फिर क्या हो गया हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजीज़ इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। मैंने बताया था ना अभी, कोई भी एरिया में अगर डिजीज़ अनएक्सपेक्टेडली बढ़ी ही जा रही है, कम हो ही नहीं रही। एपिडेमिक तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है वहाँ की। लेकिन एपिडेमिक में कोई भी डिजीज़ बढ़ी ही जा रही है, कम नहीं हो रही, ठीक है, और तब उसको क्या बोलेंगे, डिजीज़ को एपिडेमिक। जैसे येलो फीवर आया था एक बार अमेरिकन हिस्ट्री में, येलो फीवर आया था, पोलियो आया था, तो वो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में फैल रहा था, तो अमेरिका के लिए ये येलो फीवर क्या है, एपिडेमिक। पैंडेमिक क्या होगा, डिक्रीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड ओवर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, मतलब कोई भी डिजीज़ अगर पूरे के पूरे कंट्री और कॉन्टिनेंट्स या फिर वर्ल्ड के लेवल पे फैल रही है, उसको क्या बोलेंगे, पैंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस है, सभी को बताइए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट कौन कौन से हमारे टर्म्स आते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन
क्वारंटाइन, आइसोलेशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि किस तरीके से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी जगह से दूसरी जगह को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये कोई पर्सन है कोल्ड एंड कफ से इन्फेक्टेड है, सस्पेक्टेड है। अब ये क्या हुआ, उसने स्नीज किया, इसकी स्नीज की ड्रॉपलेट्स किसी और ने इनहेल की और उस पर्सन को भी कोल्ड हो गया। तो ये जो स्नीज की ड्रॉपलेट्स हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, ये क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कोल्ड एंड कफ। ऐसे एजेंट्स जिसकी वजह से कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है दूसरे पर्सन में। तो कौन से हुए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट, एयरबोर्न वेक्टर्स। ठीक है, हमारे इसमें फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इनकी हेल्प से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है, अगर कोई पर्सन किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड है तो क्या करेंगे, इसको क्वारंटाइन कर देंगे, इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसको एक ही जगह पर रखेंगे ताकि ये डिज़ीज़ कि कहीं और तक ना पहुंच पाए और इसके अंदर जितने भी सिम्टम्स थे, अगर डिज़ीज़ है इसको तो सारे सिम्टम्स आ जाए, पता चल जाए कि हाँ ये डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड है। तो क्या होगा, क्वारंटाइन, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड्स दैट इज़ इंटेंडेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। किसी भी पर्सन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, ताकि डिज़ीज़ कहीं और ना जाए, डिजीज़ किसी और पर्सन को ना फैले। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्वारंटाइन। कोरोना में देखा होगा ना कि कोरोना में क्या होता है, कोई पर्सन अगर दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में आता है तो उसे पहले क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब एक रूम में रखा जाता है 7-8 दिन के लिए, ताकि पता लगे कि उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। अगर सिम्टम्स होते हैं उसे तो मेडिसिन वगैरह दी जाती है, अगर सिम्टम्स नहीं होते तो उसे बाहर दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी पर्सन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, उसी को क्वारंटाइन बोला जाता है। अब आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या हो गया, सबने सुना होगा 2 गज की दूरी, है ना, मास्क है ज़रूरी। तो ये 2 गज की दूरी है ना, इसी को हम आइसोलेशन बोलते हैं। पेशेंट्स को एक दूसरे से दूर रखना ताकि डिजीज़ ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफ़र ना हो। अगर इसने स्नीज़ करी तो स्नीज़ की ड्रॉपलेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, एकदम से दूसरे इंसान उसे इनहेल ना कर ले। तो 2 लोगों के बीच में गैप बना के रखना ताकि डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो पाए, इसी को हम आइसोलेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व प्लेसिंग अवर पेशेंट एट स्पेसिफिक डिस्टेंस। पेशेंट्स को स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखना ताकि डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो, टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड आइसोलेशन। नेक्स्ट क्या हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देखो अगर कोई पर्सन में कोई इन्फेक्शन आया, कोई वायरस आया, अब वो वायरस कितने टाइम में अपने आप को स्प्रेड कर रहा है बॉडी में और कितने टाइम बाद वो सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं, मतलब हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, ठीक है, बॉडी एक हो रहा है, एपिटाइट ख़त्म हो रही है, मसल एक हो रहा है, तो कितने टाइम बाद वो सिम्टम्स आए हैं उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहीं पे छोटी लाइन लिखी हुई है, टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू इलनेस ऑनसेट, मतलब इन्फेक्शन आने के बाद कितने टाइम बाद इलनेस आ रही है, मतलब इलनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पूरे टाइम पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। कितने टाइम में वायरस आया बॉडी में, कितने टाइम बाद सिम्टम्स निकले बॉडी से, बॉडी में पता लगा कि हाँ डिजीज़ है, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। फिर क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देखो तो बहुत नाम से पता चल रहा है कितने लोग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब कि लोगों को आइडेंटिफाई करना कि वो डिजीज़ से अफेक्टेड है या फिर नहीं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग पीपल हु हैव बीन एक्सपोज टू डिजीज़ टू प्रिवेंट ऑनवर्ड इन्फेक्शन। कोरोना में क्या करते हैं, हम इसमें कोरोना में देखा जाता है ना कि कौन कौन से लोग डिजीज़ से अफेक्टेड हैं अलग अलग टेस्ट की हेल्प से। तो यही है कि लोगों को टेस्ट करना कि वो डिजीज़ से अफेक्टेड हैं या फिर नहीं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कि वो कोई नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, ये हमारे सारे माइक्रोबायोलॉजी के छोटे छोटे टर्म्स हो गए। आप लोगों को ज़रूर पढ़िए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू गाइज़।